Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter The Age of Industrialization. Here we are again with our new topic from the chapter The Age of Industrialization. Welcome you all to our YouTube channel that is Nagin Group of Studies. प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम आज का लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का रिमेनिंग रहता है उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपका टॉपिक का नाम रहेगा मार्केट फॉर गुड्स कंक्लूजन, जो कि इस चैप्टर में मार्केट फॉर गुड्स के लिए भी बातें करेंगे और इसमें हम इसका कंक्लूजन के बारे में बातें करेंगे। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है उसके बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं मार्केट फॉर गुड्स। अब आपको पता है कि मार्केट जो होता है बेटा वो गुड्स के लिए होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें कर ली है जो गुड्स से रिलेटेड थी। जैसे इस चैप्टर में हमने बातें की हैं कि हमने कॉटन के बारे में बातें की, सिल्क के बारे में बातें की, कॉटन का और जैसे मेटल के प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की। जैसे यहाँ पे इसमें हमने ये भी बातें की हैं कि हमारा जब वर्ल्ड वार हुआ था तो किस तरीके से मार्केट का जो पैटर्न था बेटा वो चेंज हो गया था और सारी की सारी उन गुड्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया था जो कि आपकी वॉर से रिलेटेड थी, जिसमें वॉर की यूनिफॉर्म वगैरह थी और इसका भी इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर पड़ा था। चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा नया मशीनीकरण हुआ था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर किस तरीके से पड़ा था और किस तरीके से वो इकोनॉमी भारत में आई थी। और मैनचेस्टर कम टू इंडिया नाम के टॉपिक में हमने इन सब चीजों को पढ़ा था। तो आज हम मार्केट फॉर गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट। अब हमने ये भी देखा था कि ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर्स थे बेटा उन्होंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट को टेक ओवर करने के लिए। किस तरीके से हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको इम्पोर्ट फ्री कर दिया गया और जो हमारी जो एक्सपोर्ट आते थे ब्रिटिश की मैन मेड गुड्स, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आती थी बेटा, उनके ऊपर से किस तरीके से उन्होंने टैरिफ्स को हटा दिया था ताकि वो हमारे देश की मार्केट का इस्तेमाल कर सके। तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने बेटा हमारी इंडियन मार्केट के ऊपर टेक ओवर करने के लिए जो पॉसिबल डिसीजन हो सकते थे वो सारे के सारे डिसीजन लिए थे। तो इस प्रकार हमने ब्रिटिश को देखा था कि वहाँ पे मैनचेस्टर में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, नई मशीनें आई थी, नई मशीनों के साथ वहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था। वो प्रोडक्शन कहाँ पे बेटा, इंडिया को मार्केट के रूप में उसने इस्तेमाल किया था। तो अब आगे हम इसमें देखने वाले हैं कि जैसे इंडियन व्यूअर्स थे बेटा, जो क्राफ्ट्समैन थे, हमारे ट्रेडर्स थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने रजिस्टर्ड किया, कॉलोनियल के कंट्रोल को रजिस्ट किया, क्योंकि उनके द्वारा जो उनके हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। क्योंकि जो हमारी जो मैन मेड गुड्स थी बेटा, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे बेटा, वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे किनके साथ, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के साथ। तो इस तरीके से हमारे जो इंडियन वीवर्स थे या हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे या ट्रेडर्स थे या इंडस्ट्री, इसमें चारों आते हैं, चाहे वो हम व्यूअर्स की बात करें, चाहे हम क्राफ्ट्समैन की बात करें, चाहे हम ट्रेडर्स की बात करें या हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें बेटा, उन्होंने किसको, कॉलोनियल कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे हमारे क्या किए बेटा, रजिस्टर्ड किया उन्होंने कि हमारा जो ये कंपटीशन है बेटा उसको फेस करना पड़ता था और हमारी जो मशीन मेड गुड्स होती थी बेटा, वो मशीन मेड गुड्स के ऊपर भी टैरिफ ये वगैरह वगैरह लगा दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और कैसे डिमांड टैरिफ प्रोटेक्शंस थे बेटा। टैरिफ प्रोटेक्शंस का मतलब क्या होता है कि जब हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था तो उसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं होता था। तो ये जो ब्रिटेन में जो टैरिफ के रूप में रॉ मटेरियल जाता था वो बिल्कुल ही आपको सस्ते भाव में मिल जाता था। लेकिन अगर हमारे यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट जाते थे तो उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता था। तो इंटरनेशनल मार्केट में जाते जाते उनका प्राइस बहुत ही ज्यादा हो जाता था और उनको स्टिप कंडीशन को फेस करना पड़ता था। लेकिन अगर ब्रिटेन से कोई भी फिनिश प्रोडक्ट आता था वो बिल्कुल टैरिफ फ्री होता था और उनके ऊपर टैरिफ ना लगने के कारण उनकी वस्तुएं सस्ती होती थी और जो कि वो की मास प्रोडक्शन में से आती थी। अब मास प्रोडक्शन में से कोई वस्तु आ रही है, मास प्रोडक्शन से अगर किया जा रहा है, मशीनों के द्वारा उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्टिफ कंपटीशन देती थी हमारे जो प्रोडक्ट थे बेटा, जो हैंडीक्राफ्ट या वीवर के द्वारा तैयार किए जाते थे। और इस तरीके से डिमांडेड टैरिफ प्रोटेक्शन ने क्रिएटेड अपना ओन स्पेस उन्होंने अपना क्रिएट कर लिया था, जो कि हमारे यहाँ पे ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस। तो उन्होंने मार्केट को एक्सटेंड करने के लिए सोचा अपने प्रोड्यूस के लिए बेटा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा। एक तो हमने देखा कि ब्रिटिश के मैन्युफैक्चर ने अटेम्प्ट किया टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट को टेक ओवर करना बेटा। तो उनको मार्केट को टेक ओवर करना चाहते थे। इंडियन व्यूवर्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे बेटा या ट्रेडर्स थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा, उन्होंने रजिस्टर्ड किया, कॉलोनियल कंट्रोल को क्या किया, रजिस्टर किया, डिमांड किया, टेरिफ प्रोटेक्शंस की डिमांड की, क्रिएटेड किया, देयर ओन स्पेस क्रिएट किया
ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर द प्रोड्यूस, और मार्केट को एक्सटेंड करने के बारे में भी सोचा अपने प्रोड्यूस के लिए। ये सब बातें हमने इसमें पढ़ी थी। When new products are produced, people have to persuade to buy them. जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट आता था बेटा, पीपल उनको क्या करते थे बेटा, उसको परसुएड करते थे। परसुएड करने का मतलब होता है बेटा उनको मनाना, कि उनको मनाया जाता था कि आप इन मार्केट का इस्तेमाल कीजिए, आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। तो जब भी व्हेन न्यू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, पीपल हैव टू बी परसुएडेड, तो उनको परसुएड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप आज के मॉडर्न टाइम में भी आप देख सकते हो कि मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि जब भी कोई भी नया मार्केट लॉन्च होता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। एडवर्टाइजमेंट और कुछ नहीं होती बेटा, उसके द्वारा भी हम चीज़ों को क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं, परसुएड करते हैं कि हमने एक न्यू मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, आप उसको यूज करके देखिए। इसको हमारे बिग सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं, तो वो कुछ नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी हमें क्या किया जाता है बेटा, परसुएड किया जाता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो भी नया प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आता है तो उसको परसुएड किया जाता है। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट बेटा, तो उनको ऐसे फील करवाना होता है कि वो यूजिंग द प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं बेटा, वो यूज कर रहे हैं। हाउ वाज दिस डन? अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि इसको कैसे किया जाता है बेटा। तो देखिए, वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बात की थी, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है ताकि लोगों को नए प्रोडक्ट के बारे में पता लग सके। जैसे नीचे आपको दिख रहा है बेटा, 3 पोस्टर्स को दिखाया गया है जिसमें अलग-अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट की गई है। जैसे फार्मर मार्केट्स बेटा, कैनवुड कम्युनिटी फार्मर मार्केट्स हैं, संडे जून 1, थर्सडे सितंबर 14 12 पीएम टू 4 पीएम ओपनिंग डे जून 1 बेटा, इस तरीके से। या कुछ संडेज के बारे में बताया गया है, रस्टी रडर के बारे में, या डाउनटाउन सल्फर स्प्रिंग्स के बारे में बताया गया, फार्मर की मार्केट, बाय फ्रेश बाय लोकल। तो इस तरीके से बेटा क्या किया जाता था, हमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। उन एडवर्टाइजमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, परसुएड किया जाता है कि आप प्रोडक्ट को खरीदिए और इस प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये क्या की जाती है बेटा, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, लेकिन इनके द्वारा बेटा, आपके एडवर्टाइजमेंट के द्वारा प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेटा, उनको डिजायरेबल दिखाई दिया जाता है और नेसेसरी दिखा दिया जाता है। कि एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स को क्या बनाती है बेटा, डिजायरेबल भी बनाती है और क्या बनाती है, नेसेसरी भी बनाती है बेटा। तो एडवर्टाइजमेंट मेक्स प्रोडक्ट नेसेसरी एंड अपीयर डिजायरेबल बना देती है बेटा। तो दे ट्राई टू सेव द माइंड्स ऑफ पीपल बेटा, तो ट्राई करती है सेव द माइंड्स ऑफ पीपल टू क्रिएट न्यू नीड्स बेटा, ताकि क्या क्रिएट कर सके बेटा, न्यू नीड्स को क्रिएट कर सके। टुडे वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर एडवर्टाइजमेंट सराउंड अस। अब हम हमारे आज जिस वर्ल्ड में बात करें बेटा, हम चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट्स के साथ देखते हैं। जब भी हम किसी टीवी को ओपन करते हैं या हम मोबाइल फोन वगैरह को चलाते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट्स ही दिखाई देती हैं। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर्स की बात करें हम, उसमें भी हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती हैं। मैगजीन्स में देखें, उसमें भी हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती हैं। अगर हम स्ट्रीट वॉल्स देखें बेटा, उसमें भी पेंटिंग के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं। और उसके अलावा होर्डिंग्स होती हैं जो अलग अलग रोड्स वगैरह पे या गलियों वगैरह में क्या दिखाई जाती है बेटा, आपको आपको होर्डिंग्स वगैरह के द्वारा भी क्या, एडवर्टाइजमेंट ही दिखाई जाती है। टेलीविजन की स्क्रीन आप देखेंगे, उसमें भी आपको क्या दिखाई जाती है बेटा, एडवर्टाइजमेंट ही दिखाई जाती है। So advertisement, but if you look back into history, we find that from the very beginning of the industrial age की बात करें, advertisement have played a part in expanding the market for products बेटा। तो उन्होंने मार्केट को एक्सपेंड करने का कार्य किया है। कि मार्केट को एक्सपेंड कैसे करते हैं बेटा, उसका कार्य किया है फॉर द मार्केट फॉर प्रोडक्ट एंड शेपिंग ए न्यू कंज्यूमर कल्चर बेटा, ताकि कल्चर जो है बेटा वो चेंज हो सके और कंज्यूमर है अपने टेस्ट को चेंज करें और नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें बेटा। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को क्या कर किया जाता है बेटा, दिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें, व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगिन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया, दे पुट लेबल ऑन द क्लॉथ, के बंडल्स के ऊपर उन्होंने लेबल्स लगा दिए बेटा। जब मैनचेस्टर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो वहां पे उन्होंने बिगिन कर दिया सेलिंग क्लॉथ को सेल करना इंडिया में। पुट द लेबल्स ऑन द क्लॉथ, के बंडल्स पे क्या लगा दिया बेटा, उन्होंने लेबल्स को पुट कर दिया। द लेबल जैसे मेड इन मैनचेस्टर का, इस तरीके के लेबल लगा दिए गए। नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर फेमिलियर टू बायर, ताकि क्या हो सके बेटा, वो चीजें आपके लिए फेमिलियर हो सके, कि इसको आपने पहले खरीदा है और इसको आपने यूज किया है और आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका कहाँ से बना है और कहाँ से ये आपका प्रोडक्ट आया है। नीडेड टू मेक द नेम ऑफ द कंपनी फेमिलियर टू बायर, ताकि जो कंपनी का नेम है बेटा
वो बायर्स को क्या हो सके, फेमिलियर हो सके बेटा। तो ये सारी चीजें भी किसके द्वारा की गई है बेटा, बायर्स के द्वारा की जाती थी, ताकि वो फेमिलियर हो जाए बेटा। और जो सेलर होता था वो अपने कंपनी के नाम को भी क्या कर देता था, लेबल कर देता था। वाज आल्सो टू मेक मार्क ऑफ क्वालिटी बेटा, और ये मार्क ऑफ क्वालिटी भी बन जाता था कि अगर वहाँ पे उस कंपनी से आया है या उस मार्केट से आया है या उस देश से आया तो क्वालिटी का होगा बेटा, तो ये बन जाता था। When buyers say made in Manchester written in bold on the label, they were expected to feel confident about the buying the growth, ताकि वो क्या होते थे बेटा, वो एक्सपेक्ट क्या होते थे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते थे कि ये मैनचेस्टर से आया मशीनी प्रोडक्ट है बेटा, तो ये अच्छा ही होगा, तो उसको खरीदने में उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, उनको अच्छे तरीके से खरीदा जाता था बेटा। तो इसलिए when buyers saw "Made in Manchester" written in bold on the label, they were expected to feel confident, ताकि वो confident feel करें about buying the cloth को buying करने में। But label did not only carry words and text बेटा, सिर्फ ये words और text नहीं होते थे, they also carried images। तो इनमें images भी होती थी, were very often beautifully illustrated होती थी। जैसे आज भी आप देख सकते हो बेटा, बहुत सारे ऐसे हमारे जो बहुत बड़े-बड़े मान लें हमारे ब्रांड्स वगैरह होते हैं, वो आज भी किसका इस्तेमाल करते हैं, आज भी इमेजेस वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें सिर्फ वर्ड्स नहीं होते थे बेटा, इमेजेस भी होती थी। तो इनमें इमेजेस का भी इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जो हमारे सारे के सारे जो कस्टमर है उनको क्या किया जा सके बेटा, परsuade किया जा सके। इफ यू लुक एट द ओल्ड लेबल्स वी कैन हैव सम आइडिया ऑफ द माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर का आइडिया बता सकते हैं हम बेटा। देयर कैलकुलेशंस के बारे में, द वे दे अपील टू द पीपल, किस तरीके से वो अपील करते थे पीपल को। जैसे इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स पे, हमेशा किसकी इमेज होती थी बेटा, गॉड और गॉडेसेस, किसके ऊपर हमेशा इमेजेस मिलती थी। इट वाज एज इफ द एसोसिएशन विद द गॉड्स होगा गिव डिवाइन अप्रूवल, डिवाइन का मतलब अद्भुत अप्रूवल देंगे बेटा, गॉड्स गुड्स को बिंग सोल्ड, वो गुड्स बेचेंगे बेटा। द इम्प्रिंटेड इमेज जो होती थी बेटा, हमारी जो इम्प्रिंटेड इमेज होती थी, also intended to make the manufacture from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people बेटा, ताकि वो इंडियन पीपल के प्रति क्या रहेगी बेटा, फेमिलियर रहेगी। तो इस तरीके से बनाया जाता था, ताकि वो इंडियन, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, एक में आपने सरस्वती का इस्तेमाल किया हुआ है और एक में आपने कृष्णा का इस्तेमाल किया हुआ है बेटा। बाय द लेट 19th century मैन्युफैक्चरर वर प्रिंटिंग कैलेंडर टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट बेटा, तो कैलेंडर्स का इस्तेमाल भी किया जाता था, किसको करने में बेटा, आपके कैलेंडर का इस्तेमाल। जैसे कैलेंडर तो हर टाइम घर पे यूज हो जाते थे बेटा, तिथि वगैरह को देखने के लिए, तो कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाने लगा, क्या, पॉपुलराइज द प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए। अनलाइक न्यूज़पेपर का एंड मैगजीन्स का एंड कैलेंडर्स का वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड बेटा। तो मैगजीन और कैलेंडर का इस्तेमाल क्यों, जो पीपल रीड नहीं कर सकते थे बट वो इमेज देख सकते थे बेटा उसकी। तो न्यूज़पेपर्स का, मैगजीन्स का और कैलेंडर्स का, इन सब का भी यूज किया जाने लगा पीपल के द्वारा हु कुड नॉट रीड, जो पीपल पढ़ नहीं सकते थे। तो उन सब के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता था बेटा, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। देवर हंग इन टी शॉप्स बेटा, ये जैसे टी शॉप्स वगैरह हो गई या फिर पुअर पीपल के होम्स हो गए, जस्ट एज मच इन ऑफिसेज में बात करें हम या मिडिल क्लास अपार्टमेंट में। जैसे आप जिसे देख सकते हैं बेटा, हरि भाई देसाई स्पेशल बीडी, मालूजी माई मातुर भाई एंड सन्स के द्वारा बेटा, ये सारे के सारे बेटा ये कहाँ पे लटके होते थे बेटा, ये टी की शॉप्स वगैरह में, या फिर या आपकी जैसे कोई भी मान ले जो ऐसा एरिया जहाँ पे क्राउड ज्यादा रहता है वहां पे बेटा, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, एंड दोज हु हंग द कैलेंडर हैड टू सी द एडवर्टाइजमेंट डे आफ्टर डे थ्रू द ईयर, और जो हंग करते थे बेटा कैलेंडर्स को बेटा, डे टू डे थ्रू द ईयर, सारा साल उन एडवर्टाइजमेंट्स को देखते रहते थे। In these calendars, once again, we see the picture of goats being used to sell new product बेटा, तो इसमें goats के पिक्चर दिखाई देते थे जो कि नए प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे बेटा। जैसे वुड वार्ड्स ग्राइप वाटर कीप्स बेबी वेल बेटा, सनलाइट है, इस साइड में क्या पोस्टर है बेटा। तो इनमें गोट्स और गोडेसिस का यूज किया जाता था, क्योंकि एक तरीके से गोट्स और गोडेसिस के द्वारा बेटा जो पीपल्स होते थे वो इंटरनली कनेक्टेड होते थे, और इस तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल करके बेटा वो अपने प्रोडक्शन को क्या करना चाहते थे, इंक्रीज करना चाहते थे। लाइक द इमेज ऑफ गोड्स फिगर, इंपॉर्टेंट पर्सनेज ऑफ द एम्परर्स के
या नवाब्स के अडोन एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर्स भी होते थे बेटा, जिसमें आपके गोड्स के लाइक द इमेज ऑफ गोड्स की तरह बेटा इंपॉर्टेंट पर्सनेज बेटा जो पर्सनैलिटीज थी, एम्परर राजा होते थे या नवाब होते थे, उनके अडोन एडवर्टाइजमेंट का और कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। द मैसेज वेरी ऑफ्टन सेम टू से बोलता था, इफ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर, अगर तुम रॉयल फिगर की रिस्पेक्ट करते हो, देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट की भी रिस्पेक्ट करो। व्हेन द प्रोडक्ट वाज बीइंग यूज्ड बाय किंग्स और प्रोड्यूस्ड अंडर रॉयल कमांड, इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चन। अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किंग के द्वारा किया जाता है या रॉयल कमांड के द्वारा किया जा रहा है, तो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर आपके द्वारा क्वेश्चन करना बिल्कुल ही मूर्खता है। तो इस तरीके से बेटा एडवर्टाइजमेंट के नए नए तरीकों के द्वारा उसकी क्या की जाती थी, एडवर्टाइजमेंट की जाती थी। व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड बेटा, उसके बाद कुछ नेशनलिस्ट मैसेज भी थे कि जिसमें ऐसा बोला जाता था कि आप स्वदेशी को ही अपनाइए बेटा, तो टी वगैरह का जैसे स्वदेशी के रूप में यूज करना, इन सब चीजों का इस्तेमाल। इफ यू केयर द नेशन देयर बाई प्रोडक्ट दैट इंडियन प्रोड्यूस, अगर तुम नेशन को केयर करते हैं तो ऐसे प्रोडक्शन को यूज कीजिए बेटा जिसको आपको स्वदेशी के द्वारा बनाया गया है। अलग अलग तरीके, एडवर्टाइजमेंट बिकम ए व्हीकल ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी बेटा, तो एडवर्टाइजमेंट का एक क्या बन गया बेटा, एक व्हीकल बन गया बेटा, किसका, नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी के बारे में बेटा, उसके बारे में बताने लगे। तो कंक्लूजन क्या आता है इन सब चीजों के बारे में, द एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैज मेंट मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आए बेटा, उसके बाद ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज हुआ, मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स आया, और उसके बाद यू हैव सीन हैंड टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ बेटा इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का। फिगर 1 और 2 को देखिए, व्हाट वुड नाउ से द इमेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट बेटा, तो अब आप इमेज देख सकते हैं बेटा किस तरीके से टेक्निकल चेंज आया था बेटा, जो कि हमने जो फिगर 1 और फिगर 1 2 देखे थे, स्टार्टिंग की थी जब चैप्टर की, तब हमने दो मैजिशियंस के बारे में बातें की थी। तो अब इमेजेस में आप पता लगा सकते हैं किस तरीके से टेक्निकल चेंज आए थे बेटा, किस तरीके से सारी डेवलपमेंट हुई थी, किस तरीके से सारे प्रोडक्ट हमारे चेंज हो गए, किस तरीके से हमारे सारे की सारी एंट्री हमारी चेंज हो गई थी। तो इसमें हमने इस तरीके से पढ़ा बेटा, तो हमने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, हमने ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ा, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज के बाद हमने न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स आई बेटा उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने हैंड टेक्नोलॉजी के बारे में और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन रिमेन्ड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का बना बेटा, उसके बारे में भी पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने इसमें क्या की बेटा, क्लियर की। तो ये था बेटा आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो हमने कंप्लीट किया है, और इसके बाद हम जो करेंगे बेटा वो हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच टू बी ए पार्ट ऑफ दिस सेशन थ्रू द होल चैप्टर। आशा करता हूँ आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप स्टे ट्यून फॉर द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स ऑन आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।